हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हंसिका सिंह रोजगार के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसमें हम आई दृष्टि मैगजीन के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और उसी संदर्भ में ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कुल इस पूरे मैगजीन में हम कुल 1200 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उन्हें शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आपसे अंत में निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका पेपर अच्छी तरह से जा सके। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि यानी ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। नीचे 4 प्रदेशों के नाम दिए। पहला ऑप्शन ए है भोपाल, बी है इंदौर, सी है नई दिल्ली, डी है गुरुग्राम। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी सही है। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का ये चौथा संस्करण है जो 12 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में E3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। नीचे 4 नाम दिए। ऑप्शन ए है एनवायरमेंट, बी है इकोनॉमी, सी है एम्प्लॉयमेंट तथा डी है इंजीनियरिंग। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई और E3 में का संबंध किससे संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है इंजीनियरिंग से। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया। नीचे 4 नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, बी है द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, सी है अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है तथा डी है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही से आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया अश्विनी वैष्णव जी ने जो कि हमारे देश के रेल मंत्री हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल ट्रेन का उद्घाटन किया। इसमें 4 प्रदेशों के नाम दिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक तथा डी है मध्य प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा इसमें क्या दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने किया है गुजरात में जो कि भुज से अहमदाबाद तक के बीच में चली गई और इसका उद्घाटन हुआ है 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन के लिए पूछ रहा है। पहला कथन है नेचर पत्रिका के रिसर्च के अनुसार भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। दूसरा कथन है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या दिया है कि नेचर पत्रिका के रिसर्च के अनुसार भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया जो कि हमारा कथन सत्य है। दूसरा क्या दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया जो कि ये कथन हमारा असत्य है क्योंकि हमारा ये मिशन 2 अक्टूबर 2015 नहीं 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23 विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और इस आयोग की अवधि है।
ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, बी है 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, सी है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2026 तक, डी है 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2026 तक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और इस अवधि का आयोग, मतलब माफ करिएगा, इस आयोग की अवधि है, तो इस आयोग की अवधि है 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त, मतलब 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कितने वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 तथा डी है 5। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र राज्यों के साथ साझेदारी में कितने वर्षों के लिए कृषि डिजिटल अवसंरचना लागू करेगी। तो ये करेगी 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल कृषि मिशन के अनुसार 3 वर्षों के दौरान कितने किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नीचे ऑप्शन ए है 10 करोड़, बी है 20 करोड़, सी है 11 करोड़ तथा डी है 15 करोड़। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि डिजिटल कृषि मिशन के अनुसार 3 वर्षों के दौरान कितने किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये किया गया 11 करोड़ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए कितने जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है 200, बी है 400, सी है 630 तथा डी है 734। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए कितने जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 400 जिलों में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इसकी घोषणा की थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस चालक इकाई की स्थापना को मंजूरी नहीं प्रदान की गई। ऑप्शन ए है साड़ंद, बी है मोरगांव, सी है धोलेरा तथा डी है गौतम बुद्ध नगर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि वर्ष 2024 में किस निम्नलिखित में से किस अर्धचालक इकाई स्थापना की मंजूरी प्रदान नहीं की गई। तो वो गौतम बुद्ध नगर में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया। नीचे 4 नाम दिए, ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है भारत के प्रधानमंत्री तथा डी है भारत के कानून मंत्री। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया भारत के राष्ट्रपति ने 1 सितंबर 2024 को। कब? 1 सितंबर 2024 को। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या हाल ही में अनावरित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अशोक चक्र, बी है सर्वोच्च न्यायालय भवन,
सी है संविधान के खुले पन्ने तथा डी है डॉक्टर अंबेडकर का चित्र। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या हाल ही में अनावरित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में ध्वज में शामिल नहीं किया गया। तो क्या नहीं किया गया, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र, उसमें हमारे अशोक चित्र और सर्वोच्च न्यायालय भवन तथा संविधान के खुले पन्ने को शामिल किया गया, परंतु डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को शामिल नहीं किया गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन पत्तन का शिलान्यास किया और यह किस राज्य में स्थित है। नीचे 4 राज्यों के नाम दिए। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल तथा डी है महाराष्ट्र में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है प्रश्न में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधावन पत्तन का शिलान्यास किया, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में, जिसे 76,000 करोड़ रुपए का लागत वाली वधावन पत्तन का शिलान्यास किया गया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत कितने नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14 तथा डी है 20। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी 12 शहरों को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत मतलब औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी मिली है और इसे मंजूरी मिली 28 अगस्त 2024 को। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है, यह किस तिथि से प्रभावित होगी। हमारा ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2025, बी है 1 मार्च 2025, सी है 1 अप्रैल 2025 तथा डी है 1 जुलाई 2025। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की, यह किस तिथि से प्रभावित होगी। तो ये होगा 1 अप्रैल 2025। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो अगला प्रश्न है कि एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं को माफ करिएगा, मुख्य विशेषताओं में शामिल सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन योजना हेतु कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 20 वर्ष तथा डी है 25 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कितने वर्षों तक, ये तो होगा 10 वर्षों तक 10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित NPS वात्सल्य योजना के बारे में गलत कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मतलब पहला कथन है यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, बी है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया, सी है सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा, डी है 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या है कि इसमें गलत कथन के लिए पूछा है। तो पहला कथन क्या है कि यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जो कि सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया, जो कि गलत है। प्रधानमंत्री ने नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को लॉन्च किया। तीसरा कथन है कि सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 का योगदान करना होगा, जो कि सत्य है। तथा डी है 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना का पात्र है, तो सत्य। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 20 में हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि निर्मला सीतारमण ने इस योजना को लॉन्च किया था।
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी इंडिया रैंकिंग्स 2024 में समग्र श्रेणी में किस संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा डी है आईआईटी मद्रास। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में समग्र श्रेणी स्थान पर किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। और इसको जारी किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 12 अगस्त को। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया? 4 प्रदेशों के नाम दिए नीचे। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश तथा डी है केरल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि किस राज्य ने देश के पहले सकल पर्यावरण सूचकांक को लॉन्च किया है? तो किया है उत्तराखंड ने। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस सूचकांक के जरिए मतलब उत्तराखंड यह पता लगाएगा कि पर्यावरण से क्या सेवाएं लेता है, इसके बदले पर्यावरण को क्या वापस कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है सुमन बेरी तथा डी है अमिताभ कांत। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण को किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है सुमन बेरी जी ने। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है केरल, बी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश तथा डी है माफ करिएगा सी है उत्तर प्रदेश तथा डी है ए और बी यानी केरल और उत्तराखंड दोनों। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग किससे शीर्ष स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो केरल और उत्तराखंड दोनों को हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन नीचे दिए। ऑप्शन ए है 20 जून, बी है 25 जून, सी है 20 जुलाई तथा डी है 25 जुलाई। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा संविधान हत्या दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया वो 25 जुलाई और ये इस संदर्भ में लिया गया कि जो 1975 से 77 तक आपातकाल की यानी जो इमरजेंसी की घोषणा की गई थी उसके संदर्भ में इसे संविधान हत्या दिवस घोषित करने के रूप में निर्णय लिया गया, यानी मनाने के रूप में निर्णय लिया गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 17 जून, बी है 12 मार्च, सी है 17 दिसंबर तथा डी है 12 सितंबर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है कि भारत सरकार ने किस दिन हैदराबाद को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये लिया है 17 जून को, क्योंकि इसी दिन 1948 को हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय किया गया था, इसलिए 17 जून को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के रूप का निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। ऑप्शन ए है माफ करिए कथन ए है हाल ही में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कथन है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया।
ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जो कि सत्य है। क्या है कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, बल्कि ये गलत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं किया, बल्कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इस हिसाब से हमारा कथन 2 असत्य है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। दूसरा कथन है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या दिया हुआ है पहला कथन? हमारा पहला कथन दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा कथन है इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जो कि हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ऑप्शन ए है 26 जून 2024 को, बी है 5 जुलाई 2024 को, सी है 24 दिसंबर 2023 को तथा डी है 20 दिसंबर 2023 को। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा इसमें ऑप्शन सी सही है कि 24 दिसंबर 2023 को दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत में प्रति व्यक्ति कितने सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है, यानी एक व्यक्ति कितना सिम यूज कर सकता है। ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11 तथा डी है 12। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ये होगा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति भारत में 9 सिम कार्ड यूज कर सकता है। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित गलत कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी, सी है वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुल अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। इन तीनों ऑप्शन में यानी तीनों कथनों में कौन सा गलत कथन है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा इसमें ऑप्शन नीचे चौथा कथन दिया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इन चारों कथन में कौन सा कथन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा पहला कथन सत्य है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। हमारा दूसरा कथन भी सत्य है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार प्राचीन विश्वविद्यालय में इसकी पहचान की थी, तथा तीसरा भी सही है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन हमारा चौथा कथन गलत है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नरेंद्र मोदी जी हैं, बल्कि इसके कुलपति जो है वो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन? अरविंद पनगड़िया जी इसके कुलपति है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स
अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नीचे 4 राज्यों के नाम दिया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार तथा डी है गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि हाल ही में स्मृति भवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। तो गुजरात में जो इसके संदर्भ में जो 2001 में भूकंप आया था इसमें इसको शामिल किया गया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है कि ग्रेट निकोबार द्वीप को की सोमपेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया। दूसरा है इस बार आम चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड बनाया। नीचे 4 ऑप्शन दिया, पूछ रहा है सही कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है कि ग्रेट निकोबार द्वीप की सोमपेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया, जो कि सत्य है। दूसरा क्या है, इस बार आम चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया, जो कि हमारा कथन असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उन्हें सेंड करिए ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में सार्वधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है। 4 नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए रकीबुल हुसैन, बी है शिवराज सिंह चौहान, माफ करिएगा बी है शिवराज सिंह चौहान, सी है CR पाटिल तथा डी है राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है। तो वो है रकीबुल हुसैन जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। इन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि 18वीं लोकसभा के बदले के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज है। दूसरा है इनका निर्वाचन प्रयागराज के फूलपुर सीट से हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या है कि 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज है, तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि इनका निर्वाचन प्रयागराज के फूलपुर सीट से हुआ, जो कि गलत है। इनका प्रयागराज के फूलपुर से नहीं बल्कि कौशाम्बी से इनका निर्वाचन हुआ। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन असत्य है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 कथन सत्य है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा की सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी है। नीचे 4 नाम दिए। ऑप्शन ए है पुष्पेंद्र सरोज, बी है प्रिया सरोज, सी है प्रियंका सिंह तथा डी है संजना जाटव। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि 18वीं लोकसभा की सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी है। तो बनी है प्रिया सरोज जो कि यूपी के मछली शहर सीट से इन्होंने जीत हासिल की। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी को छोड़कर कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए 71, बी है 72, सी है 74 तथा डी है 76। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि हाल ही में जो संपन्न हुआ 18वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें
नरेंद्र मोदी को छोड़कर कितने मंत्रियों ने शपथ लिया? तो उसमें लिया है 71 मंत्रियों ने, जिसमें 7 महिलाएं हैं, सिर्फ 7 महिलाएं हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खेलों व उनके आयोजन की तिथि के संबंध में गलत युग्म का चुनाव करना है। पहला दिया है आईसीसी T20 विश्व कप जो पुरुष ओडीआई हुआ, यानी आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष 1 जून से 29 जून 2024 तक। बी है इंडियन प्रीमियर लीग IPL पुरुष 22 मार्च से 26 मई 2024 तक। सी है वुमेन प्रीमियर लीग WPL 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 तक। डी है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 से 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024 तक। तो कौन सा इसमें गलत युग्म है? आप गलत युग्म का चुनाव करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024 तक, बल्कि ये 26 जुलाई से लेके हमारा हुआ था 11 अगस्त तक, ना कि 17 अगस्त तक। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है 2024 में अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। दूसरा कथन है प्रेम सिंह तमांग अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। नीचे दिया है कौन सा कथन हमारा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि 2024 पहला कथन 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कुल 60 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जो कि सही है। और दूसरा कथन दिया है कि प्रेम सिंह तमांग अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, जो कि गलत है। प्रेम सिंह तमांग नहीं, पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 4 राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनाव के पश्चात बनाए गए मुख्यमंत्री के गलत जोड़े का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बी है सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, डी है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू तथा डी है उड़ीसा के नवीन पटनायक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या दिया है कि आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, जो कि सही है। बी है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, ये भी सही है। सी है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सही है। तथा जो डी है उड़ीसा के नवीन पटनायक, हमारा ये गलत है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं, मोहन चारण मांझी जी हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य चुनाव में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण तैयार करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया? पहला कथन दिया कि यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है, जो कि हमारा कथन सत्य है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य युवाओं में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण तैयार करना है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत रत्न सम्मान प्राप्त कर्पूरी ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है राजनीतिक, सी है डॉक्टर तथा डी है स्वतंत्रता सेनानी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि कर्पूरी ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है?
तो इनका संबंध इसमें नहीं है। डॉक्टर ये एक शिक्षक के रूप में थे, ये एक राजनीतिक रूप के रूप में था, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण सम्मान 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन ए है वैजयंती माला बाली, बी है एम वेंकैया नायडू, सी है बिंदेश्वर पाठक तथा डी है जस्टिस एम फातिमा बीबी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें क्या पूछा है कि पद्म विभूषण सम्मान 2024 से सम्मानित नहीं किया गया, तो नहीं किया गया जस्टिस एम फातिमा बीबी को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदाता प्रतिशत किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में दर्ज किया गया? नीचे 4 प्रदेशों के नाम दिए। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है नई दिल्ली, सी है महाराष्ट्र तथा डी है केरल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि 18वीं लोकसभा 2024 में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस राज्य केंद्र शासित में प्रदेश दर्ज किया गया? तो किया गया है लक्षद्वीप में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए। ऑप्शन दिए, ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम तथा डी है मेघालय। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर देने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्या दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया? 9 मार्च 2024। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। तथा दूसरा कथन दिया कि इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया गया। नीचे दिया कि कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शन ए दिया है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि गलत है। रक्षा मंत्री नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा कथन क्या दिया है कि इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया गया, जो कि हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा ब्रांक्सा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई। ये कहां स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख में स्थित है, बी है जम्मू कश्मीर में, सी है अरुणाचल प्रदेश में तथा डी है हिमाचल प्रदेश में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा ब्रांक्सा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई। और यह कहां स्थित है? तो ये स्थित है हमारा लद्दाख में। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करिए। दिया है, पहला कथन दिया कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जोरहाट असम में लचित बरफुकन की चांदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तथा दूसरा कथन, इस प्रतिमा को शौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया। इसमें पहला ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो क्या दिया हुआ है कि पहला कि हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जोरहाट असम में लचित बरफुकन की चांदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि गलत है। इसमें चांदी की प्रतिमा का अनावरण नहीं, कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और दूसरा कथन है कि इस प्रतिमा को शौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया, जो कि सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? 4 प्रदेशों के नाम दिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी है तेलंगाना में, सी है मध्य प्रदेश में तथा डी है महाराष्ट्र में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ये हमारा हुआ है आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा में। कहां पे? विजयवाड़ा में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा कथन है यह छत पर कर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक वर्ष 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा कथन है कि छत पर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक वर्ष 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा ये दूसरा कथन सत्य है, माफ करिएगा असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का संबंध है। ऑप्शन ए है जन्म के समय लिंगानुपात से, बी है एसएचजी में महिलाओं की भूमिका से, सी है स्टीम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका से तथा डी है उच्च शिक्षा में महिलाओं के आरक्षण से। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का संबंध है, तो ये है स्टीम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका से। स्टीम क्षेत्र का मतलब एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग तथा एम से मेडिकल। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? इसमें ऑप्शन ए है 21, बी है 19, सी है 22 तथा डी है 14। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और यह फैसला सुनाया गया 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पे फैसला सुनाया। तो अपने अगले प्रश्न की यानी अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अंतिम प्रश्न है चुनावी बॉन्ड योजना को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? पहला ऑप्शन ए है 2017 में, बी है 2019 में, सी है 2020 में तथा डी है 2018 में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो 2018 में इस योजना को यानी चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया था और इसको किया था वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने किया था 2 जनवरी 2018 को। तो चलिए आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उन्हें शेयर करिए तथा उनसे ये कहिए कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।